नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत ने इजरायल के खिलाफ वोट किया है। क्या भारत ने ऐसा कर उन लोगों को चौंका दिया जो इजरायल का साथ दे रहे थे और सरकार से कह रहे थे कि उसे 2014 के चुनावों में अस्वीकार कर दिए गए सेकुलरवादियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए? क्या भारत ने उन लोगों को भी चौंका दिया जो मोदी सरकार पर आरोप मढ़ रहे थे कि वो इजरायल परस्त है? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जब इजरायल के खिलाफ जांच के लिए मतदान हुआ तो रूस, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, कुवैत, मेक्सिको, पाकिस्तान और भारत सहित 29 देशों ने इजरायल के खिलाफ वोट किया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जैसे 17 देश मतदान से गैर हाजिर रहे और सिर्फ एक वोट इजरायल के पक्ष में पड़ा और वो अमेरिका ने दिया। फैसला ये हुआ है कि इजरायल के खिलाफ इस बात की जांच होगी कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है या नहीं। परिषद की अध्यक्षा नवी पिल्ले ने कहा है कि इजरायल की सैनिक कार्रवाई युद्ध अपराध सी लगती है। ऐसा क्या हुआ कि इजरायल के हमदर्द मुल्कों में सिर्फ अमेरिका ही खुलकर सामने आया? क्या इस हमले से इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो रही है? भारत ने मतदान तो किया ही, बहस के दौरान यह भी कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान यह है कि एक संप्रभु स्वतंत्र रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ फिलिस्तीन बने, जिसकी राजधानी पूर्वी जेरूसलम हो और जो इजरायल के साथ शांति से रहे। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ इजरायल के खिलाफ दस्तखत किया है और वोट किया है। अब यह फैसला कितना भारत का है और कितना ब्रिक्स का विद्वान बांचेंगे, मगर आप जानते हैं कि ब्राजील में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे। वहां दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक के इलाकों में टकराव और उफान का दौर है। गंभीर अस्थिरता पैदा हो रही है और हम सब पर असर पड़ रहा है। मुल्क के मुल्क तार तार हो रहे हैं और हमारे मूक दर्शक बने रहने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन भारत में उनकी सरकार के विदेश मंत्री राज्यसभा में चर्चा का विरोध करते हुए कह रही थी कि यह चर्चा वांछित नहीं है, क्योंकि हमारा दोनों देशों से राजनयिक संबंध है। किसी मित्र राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रकार की अशिष्ट टिप्पणी उनके साथ हमारे संबंधों पर असर डाल सकती है। इस सोमवार को राज्यसभा में बहस तो हुई, मगर कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जैसा कि 2003 में इराक के पक्ष में हुआ था। इस बार सुषमा स्वराज बयान देती हैं कि हमने फिलिस्तीन के ऊपर अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है और इजरायल के साथ अपने अच्छे संबंधों को बरकरार रखते हुए फिलिस्तीन के मुद्दों का समर्थन करते हैं। इन हंगामों के बीच अब तक इस हमले में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक और बच्चे हैं। 2 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और 32 सैनिक। हिंदुस्तान में जब लेफ्ट और अन्य दल इजरायल के खिलाफ हमले की निंदा कर रहे थे, तब सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इजरायल के पक्ष में आवाज उठाने लगे। इनमें से ज्यादातर खुद को मोदी समर्थक बताने वाले और बीजेपी समर्थक हैं। इस संदर्भ में 2 लेख महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सेकुलर दलों की आलोचना की गई है और कहा गया है कि मीडिया इजरायल विरोधियों से भरा हुआ है। एक लेख में ये लेख हैं अशोक मलिक साहब के और स्वपन दास गुप्ता के। स्वपन दास गुप्ता 20 जुलाई को पायनियर अखबार में लिखते हैं कि घरेलू श्रोताओं के खातिर फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। सेकुलर दल इजरायल पर हमले के बहाने 2014 की हार के सदमे से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। जताना चाहते हैं कि मोदी के पास भले ही बहुमत है, लेकिन वीटो उनके पास है। इन लोगों को हमास और इराक के सुन्नी आतंकवादी दल आईसिस का संबंध नहीं दिखता। स्वपन साफ साफ लिखते हैं कि इन राजनीतिक इरादों के प्रति सहानुभूति भी रखना निंदनीय है। भारत को ऐसी जमात के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही खबर आई कि भारत ने खिलाफ मतदान किया है, सोशल मीडिया पर इजरायल और नमो समर्थक थोड़े से सकपका गए। कईयों को लगा कि भारत ने मतदान से गैर हाजिर रहने का विकल्प क्यों नहीं चुना, जैसे मार्च 2014 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मतदान के समय गैर हाजिर रहने का विकल्प चुना था। हमारी सहयोगी निधि राजदान को सरकार के सूत्रों ने बताया है कि भारत ने 1947 से फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान करने की परंपरा को ही निभाया है और हमेशा मानवाधिकार के मुद्दे पर इजरायल के खिलाफ वोट किया है। भारत का इजरायल से अच्छा संबंध है, मगर बहुपक्षीय स्तर पर इजरायल मानवाधिकार का हनन करने वाले के तौर पर देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाने वाले देश का समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है। भारत को कोई लाभ नहीं होता समर्थन देकर। इजरायल ने भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का साथ नहीं दिया है। पर ब्रिक्स तो 1947 में नहीं बना था, जहां भारत ने इजरायल के खिलाफ दस्तखत किए और फिर इजरायल से दोस्ती की बात करने वाले
वालों को सूत्रों से यह क्यों कहलवाना पड़ रहा है कि इजराइल का साथ देने से कोई लाभ नहीं होता? फिर उन दलीलों का क्या हुआ जिसमें कहा गया कि भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाने की नौटंकी की जा रही है? क्यों ना यह माना जाए कि भारत ने एक सही और स्पष्ट स्टैंड लिया है और यह स्टैंड मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मानवाधिकार के हक में लिया गया है। इजराइल के खिलाफ बोलने वालों में यह भी तो बोल रहे थे कि मामला मुसलमानों का नहीं है। अचानक भारत ने 1947 वाली बात क्यों याद दिलाई? 1947 और 2014 के भारत के दोनों कदम भले समान हों पर क्या हालात एक हैं? इस बार इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराध वॉर क्राइम की जांच का मामला है। दिल्ली में इजराइल दूतावास के प्रवक्ता ने हमारे अंग्रेजी चैनल के लेफ्ट राइट सेंटर में कहा है कि हम भारत के फैसले से निराश जरूर हैं मगर हैरान नहीं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ सुशांत सरीन साहब हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सीनियर फेलो, विवेक काटजू साहब हैं, पूर्व राजनयिक, और मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी के नेता अनिल दवे साहब अगर राज्यसभा में चल रही मैराथन बहस से फारिग हो पाए तो आ जाएंगे, वरना हम 3 लोग काफ़ी हैं। मुझे मिलाकर 4 लोग की इस पर किसी न किसी बहाने से बहुपक्षीय बात तो कर ही सकते हैं। सुशांत, जो सूत्रों के हवाले से भारत की सफाई है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत अपने फैसले को लेकर आश्वस्त नहीं है। वो किसी तरह से अब एक अपनी जनता को, सरकार जो है जो कि लेफ्ट वाली जनता नहीं है, जो सेक्युलर दल के दबाव में आने वाली जनता नहीं, एक दूसरी जनता है, उसको संतुष्ट करने के लिए कह रही है कि इजराइल का मल्टीलेटरल ट्रैक पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा इजराइल के साथ संबंध भी अच्छा है। हमारा भारत को कभी उसने साथ नहीं दिया, इजराइल का साथ देते तो लाभ मिलता। ये 1947 का बहाना लेते हुए भारत इस मामले में अपनी वोटिंग को जायज ठहरा रहा है या खुद को आश्वस्त कर रहा है? मेरे ख्याल कुछ हद तक आंतरिक मजबूरियां भी हैं, राजनीतिक मजबूरियां भी हैं इस सरकार की, और कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियां भी हैं। और बेहतर यह होता कि, और क्योंकि इस सरकार को जिस तरह का बहुमत मिला और जिस तरह की उम्मीदें थी इस सरकार के साथ, तो ये एक एक्सपेक्टेशन जरूर थी इस सरकार के समर्थकों की कि एक नई दिशा भी ये तय करेगी, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो, आर्थिक नीतियां हो या विदेश नीति हो। और ये जो जिस तरह का वोटिंग हमने की है, उस पे ऑब्वियसली सवाल खड़े होने लाजिम थे। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। किस तरह के सवाल सर? एक तो रेजोल्यूशन है, और दूसरा एक हमने स्टेटमेंट भी वहां पर दी है। स्टेटमेंट में हमने किसी ना किसी तरीके का एक संतुलन बरकरार रखने की कोशिश की है। बेहतर ये होता कि हम हमास का नाम लेते। हम ये नॉन स्टेट एक्टर की जो डेफिनेशन बार बार यूज करते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमास एक लिहाज से वहां पर एक काबिज फोर्स है और वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और उस पे हम एक नॉन स्टेट एक्टर का एक थोड़े सा दबे लफ्जों में उसका भी कंडेमनेशन किया है जी। लेकिन फिर हम एक यूएन रेजोल्यूशन में हमने जो वोटिंग की, क्योंकि वो स्टेटमेंट देने के बाद ये भी पॉसिबल था हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी वजाहत कर दी थी कि हम एक एब्सटेन भी कर सकते थे, और वो शायद उस नई दिशा का एक संकेत होता। क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है ये टोटली वन साइडेड है। और देखिए विडंबना, देखिए इस रेजोल्यूशन का एक स्पॉन्सर जो है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पे और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बातें करता है। पाकिस्तान वो भारत पाकिस्तान का हमारे ऊपर आतंकवाद थोपा हुआ है, भारत पाकिस्तान रेजोल्यूशन को हम लोग सॉरी और भारत पाकिस्तान के साथ वोटिंग करता है। नहीं मतलब देखिए ये भी देखिए ये एक तरह आंतरिक मजबूरियों के मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ये एक पैराडॉक्स है कि पाकिस्तान जैसा देश इस प्रस्ताव को का समर्थन करता है या इसको प्रस्तावित करता है और हम उसी का समर्थन करते हैं। ठीक है। और ये भी नहीं हम मैं ये जानना चाहता हूं कि आंतरिक मजबूरियां बैलेंस लेके आया है। सर एक सेकंड सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आंतरिक मजबूरियां तो इस सरकार पे नहीं है, ठीक है। जब ये
लेफ्ट और अन्य दल जब इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे और चर्चा और सदन में प्रस्ताव की मांग कर रहे थे, तब कई लोगों ने लिखा, मुझे पता नहीं आपने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन स्वपन दास गुप्ता, अशोक मलिक, दो चार जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बोलते हैं, उन्होंने लिखा कि भाई ये जो लेफ्ट आंसू बहा रहा है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहा है, हमें इजराइल के साथ दोस्ती में जाना चाहिए। अगर अशोक मलिक ने तो यहां तक लिखा कि अगर अरब देशों के साथ हमारे सिविलाइजेशनल सभ्यता के संबंध हैं, तो उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया जिससे यह प्रतीत होता है कि हमारे इजराइल के साथ भी संबंध है। हाँ, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत पुरानी किसी घटना, किसी एडी की घटना है, 74 एडी की घटना का जिक्र किया, तब इजराइल भी था और इंडिया भी था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों झटका लगा हमारे दर्शकों को, ये तो बताइए कि क्यों झटका लगा। क्या हम क्यों ना माने कि भारत ने एक सही कदम लिया है, एक ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत ने साथ दिया। ये जो राइट और लेफ्ट के चक्कर में ना पड़ते हुए कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कदम उठाया है। भले ही मुझे ये बात अजीब लगी सर कि यहां पर सुषमा जब बार बार बयान दे रही थी और 20 तारीख को जब संयुक्त राष्ट्र की एक परिषद ने यह फैसला किया कि मानवाधिकार परिषद में इस पर फैसला होगा, तब भारत अपना स्टैंड बता सकता था, लेकिन वो गुपचुप तरीके से जाकर, अब सार्वजनिक किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो गुपचुप तरीके से जाकर वहां पर मतदान करता है और फिर कहता है कि हमने किया। क्यों आप निराश हैं सुशांत जी? देखिए, निराश मैं सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि अगर हम एक बैलेंस रखते, देखिए जो हो रहा है गाजा में या इजराइल और गाजा के दरमियान, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और जितने लोग मारे गए हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस मुद्दे को देखिए 47 में जाएंगे तो फिर आप वही जो 74 एडी है वहां पर भी जा सकते हैं और ऐसा लगेगा कि नेहरू जी अभी तक विदेश नीति चला रहे हैं। लग सकता देखिए नेहरू जी अब चले गए, नेहरू जी ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीजें भी की और बहुत गड़बड़ भी की है और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि ये जो अभी जो जिस तरह के हालात पैदा हुए उसमें सिर्फ इजराइल के ऊपर उंगलियां उठाना या सिर्फ इजराइल को के ऊपर दोष थोपना मेरे ख्याल ये मुनासिब बात नहीं है। इसमें उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास की भी है। हमास ने अपने ताई खूब कोशिश की कि इजराइल में वो कत्लेआम कर सके। अब ये बात होती है कि इजराइल ने उनको ब्लॉकेड किया हुआ है, तो वहां से भैया कोई ये भी तो बताए कि वहां से जो सुसाइड बॉम्बर आ रहे थे इजराइल के अंदर, वो भी तो हमास ही पैदा करके भेज रहा था। इजराइल तो कुछ भी नहीं कर रहा था। इजराइल करने का अधिकार है या नहीं है? मुल्क है, उसने हमेशा फिलिस्तीन के लोगों को बचाने का प्रयास किया है। कोई भी नहीं है। हाँ, देखिए इस खेल में पाक साफ कोई भी नहीं होता, लेकिन इजराइल को भी अपनी सुरक्षा करने का अधिकार हमारे को देना पड़ेगा। फिलिस्तीन को और नहीं इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए रवीश जी, बात ये है कि 1000 से ऊपर रॉकेट दागे गए इजरायली शहरों के ऊपर। अब इजराइल के पास ऐसी प्रणाली थी कि उन्होंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन हमास ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इजरायलियों को मारे और इजरायली सिविलियंस को मारे। इस जवाब में ऐसा प्रतीत होता है कि हमास इजराइल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और हथियारों से लैस है। 1000 से दागे गए, पर हमें आप वो संख्या नहीं बता रहे हैं कि इजराइल ने अपनी तरफ से कितने दागे और उससे पहले इजराइल ने कितने दागे। 1947-48 से इजराइल कितना दागता आया है ये तो आप नहीं बता रहे। नहीं, देखिए आप इजराइल ही नहीं दागते आया, उसमें फिलिस्तीनियों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितने लोगों को मार सकते थे वो मारा। हमारे पास म्यूनिक का भी केस है, हमारे पास एंटेबे का भी जो हाईजैकिंग हुई वो भी है। बहुत सारे इतने इंसिडेंट्स हैं वहां पर कि हर एक को गिनवाना शुरू करेंगे तो शायद 2-3 साल लग जाएंगे। लेकिन उसमें जाए बिना अभी हम अगर सिर्फ इसी जो इंसिडेंट हुआ है अगर इसी की बात करें तो एक हमारे को एक संतुलन रखना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए। जो दोनों चीजें हुई, ये बात जरूर है कि शायद इजराइल ने ओवरवेलमिंग फोर्स का इस्तेमाल किया, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन आपसे मैं अर्ज ये पूछता हूं कि कल को अगर हमारे ऊपर, और हम तो खैर जिस तरह के देश है हमारे को भी पता है कि हम लोग अपने ऊपर इस तरह के हमले लेते रहते हैं और सिर्फ रिटेलिएट करते हैं, अब थोड़ी होगा, बहुमत की सरकार है, कौन आदत बन गई है। फिर देखिए जो भी सरकार रही मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी भी मानसिकता है कि खुद चोटें खाते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लेकिन कल को अगर हम करना चाहें
और आप इस तरह से पाकिस्तानी जो हैं वो सिविलियन एरियाज में अपने ट्रेनिंग कैंप्स बनाएं और आप उन ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त करने के बारे में सोचें और उसमें अगर इस तरह का कोलैटरल डैमेज हो तो क्या आप अपने आप को दोषी मानेंगे या आप अपने आप को मानेंगे कि भाई हमने जो किया ये हमारे को करना पड़ा क्योंकि ये पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर इस तरह की चीज थोपी हुई है। नहीं दिया जा देखिए सकता, ये वो कोई जब करेंगे इजी तब सोल्यूशन नहीं है। देखिए आप इजराइल, ऐसा लग रहा है कि आप इजराइल को जस्टिफाई कर रहे हैं, फिलिस्तीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप बार बार बैलेंस की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आता हूं मीम साहब, बड़े दिनों बाद आप आए तो थोड़ा और सब्र कर लीजिए। काटजू साहब को लगता है कि ऐतराज है सुशांत जो कह रहे हैं कि सुशांत ने अपने एक संतुलित तरीके से ये बात बता ही दिया, जितना वो कह सकते थे, जितना वो कह रहे हैं, जितना खुलकर कहने वाले हैं कि फैसला मोटा मोटी ठीक नहीं था हिंदुस्तान का। आप पिछली बार जब शो में थे तो आप कह रहे थे कि इजराइल से हमें रिश्तेदारी निभानी चाहिए, और वो निभाई है कैसे? लेकिन पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा जो मल्टीलैटरल कूटनीति होती उसके बारे में थोड़ा सा जरा सा ही, हाँ, जरा ही, क्योंकि वो मल्टीलैटरल कूटनीति कम से कम कई बार बोरिंग हो जाती है। नहीं जरा जैसे निराश है परंतु हैरान है, नहीं इसका क्या मतलब? नहीं उसको आप बोरिंग की बात नहीं है, इसी में है सब खेल। यही है खेल, बताइए सर। हाँ, देखिए खेल यह है कि ना हमें कूटनीति का लक्ष्य होता है, विदेश नीति का लक्ष्य होता है, ना किसी और देश, ना इस मामले में ना इजराइल के हित, ना अरब देशों के हित, ना उधो से लेना, ना माधो हमें को देना। हमें हाँ, भारत के हित देखने। हाँ, ये पहली चीज। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जब चलती है तो उसमें हर बात जो आपकी है वो नहीं मानी जाती, उसमें लेन देन होता है। अगर जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव जो हुआ वो आप उसको ठीक समझते हैं उस हालात में, तो आप उसके साथ जाते हैं। अब यहां पर जो ज्यादा जोर देने की बात है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो रेजोल्यूशन तो प्रस्ताव को तो देखते ही हैं, लेकिन फिर उससे ज्यादा देखते हैं कि नेशनल पोजीशन क्या है। जैसे उदाहरण तय मैं बताऊं, पहले OIC, पूरा मैं बोल लूं, हाँ, OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो हर साल प्रस्ताव देता है भारत की कश्मीर नीति के खिलाफ कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है कश्मीर में, सब हर साल देता है। लेकिन उसके साथ साथ वहां के देश जो हैं वो आके हमसे कहते हैं कि देखिए ये हमें करना पड़ता है, लेकिन इस पर ज्यादा जोर नहीं दीजिए, हम जो आपसे बता रहे हैं, जो हमारे जो पक्षी रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस मामले पे रोशनी डालें। हमने एक पोजीशन ली थी, वही पोजीशन हमने बरकरार रखी है। अपने तो इस तरह से बात क्यों कर रहे थे? जब वही पोजीशन बरकरार रखनी थी तो आप सदन में प्रस्ताव पास कर रहे थे। देखिए वही तो मैं आपसे कहना, आपने कहा कि देखिए आपने कहा, मुझे एक बात बताइए कि जो सुषमा स्वराज यहां कह रही थी और जो नरेंद्र मोदी वहां साइन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी क्या किसी मजबूरी में साइन कर रहे थे या किसी लेन देन में ही साइन कर रहे थे ब्रिक्स में? ठीक है ना, तो यहां भी ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स के देश वहां साथ जा रहे हैं तो वहां भी लेन देन में साइन करें। तो सुषमा स्वराज का बयान क्या है? वो लेन देन रहित है या लेन देन सहित है, क्या है वो? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप अपनी राष्ट्रीय नीति बता रहे हैं, जो आपकी अपनी नीति है, ये वो नीति है। वहां क्या कर रहे थे? वहां पर मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का खेल चल रहा है। आप देखिए शब्दों का सहारा ले रहे हैं सर, शब्दों का बात आप कर रहे हैं, शब्दों का सहारा ले रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? आप शब्दों का सहारा, रवीश जी, यही आपके दर्शकों को समझना होगा कि नेशनल पोजीशन एक होती है, रेजोल्यूशन प्रस्ताव जो पास होता है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपकी नहीं, सुशांत ने भी कहा कि हमास की निंदा नहीं की। सुशांत उसी में सुशांत से मैं असहमत हूं। हमें जो कहना था वो हमने अपनी नेशनल स्टेटमेंट में कहा है, उसमें एक ही फर्क है। हमने पहली बार, और सही मैं मानता हूं, ये कहा है कि इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है, एक ये ना। अब उसके बाद जब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में आप आए, मानवाधिकार परिषद में रेजोल्यूशन हो रहा है, तो आपकी जो पुरानी नीति है उसी के तहत चलना राष्ट्रीय हित में है।
हर बार छठी बार देखिए, इसमें कंफ्यूजन है। नहीं, वही मैं कंफ्यूजन साफ कर दूं। क्या हर बार जी रेजोल्यूशन मानवाधिकार के मसले पर ही हुआ और भारत ने साथ दिया? रेजोल्यूशन तो अलग अलग हुआ होगा ना। देखिए, मुझे नहीं मालूम इसका। मैं आपको बता रहा हूं, यही बता रहा हूं। 6 बार, ये छठी बार था जबकि एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। देखिए ये कूटनीति टेक्निकल चीजों पर भी होती है। मैं इतना वही मैं आपसे कह रहा हूं, ये छठी बार स्पेशल सेशन बुलाया गया पैलेस, जो वहां गाजा पट्टी में वेस्ट बैंक के। 5 बार इसके पहले हमने साथ वोट दिया था। क्या 5 बार या 5वीं बार कम से कम इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम, युद्ध अपराध की जांच करने का प्रस्ताव था? ये चौथी बार है। चौथी बार है भारत ने दिया है। ठीक है, चौथी बार हुआ है इन प्रस्तावों में कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी। चौथी बार है फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी वॉर क्राइम के मामले में। ये हर बार नहीं, मुझे बताइए इसमें वॉर, मैं नहीं जानता, मैं आपसे जानता हूं, यही बता दीजिए मुझे। कोशिश कर रहा हूं वॉर क्राइम के मामले में यही वो वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मामले में। अच्छा, अब वायलेशन 5 चौथी बार था। ठीक है, 3 बार पहले हमने उसका समर्थन किया है। ठीक है, इस बार भी समर्थन किया है। तो हमारी जो नीति रही है वो कंसिस्टेंट रही है। ये मानना इस वक्त, या ये उम्मीद करना कि इस वक्त हमारी जो पहले की नीति चल रही थी उससे हम इस पे सुशांत जवाब दे दें, वो हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ होता। ये सुशांत जो भी नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है काटजू साहब के साथ कि अगर हमने पिछली 5 बारी गलती की तो हमारे को छठी बारी गलती करने की क्या जरूरत थी? पहली बात, गलती नहीं की। सरकार यहीं पे मैं इनसे सहमत नहीं हूं, हमने गलती नहीं की। नहीं, क्योंकि सर तो सुषमा जी को यही कहना चाहिए था। मालूम है ना, विदेश मंत्री है तो 1947 सुषमा जी ने सही कहा। आप देखिए, जब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी फलस्तीन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये तो उन्होंने कहा और वही आपकी फिर हमारी नेशनल स्टेटमेंट में दोहराया गया। एक सेकंड, उनको रवीश जी। हाँ सुशांत, आप कह लीजिए। रवीश जी देखिए, एक आप बार बार जो ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रहे हैं और उसका जो प्रस्ताव था उसकी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल उसमें अगर आप देखा जाए तो वो हमारी जो एक ट्रेडिशनल नीति थी कि भाई एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और वहां पर पीस होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो या तो वो इजराइल के खिलाफ जारी हो या इजराइल के पक्ष में जारी हो या वन साइडेड हो। उसमें एक बहुत अच्छा बैलेंस ड्रॉ किया हुआ था और उससे शायद किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। वो एक लिहाज से एक यूटोपियन या एक परफेक्ट सोल्यूशन था जो शायद हो नहीं सकता क्योंकि वास्तविकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो तो ब्रिक्स सम्मेलन की बात हुई। जहां तक ये जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात है, यहां पर जो प्रस्ताव था, मेरी जो आपत्ति है वो सिर्फ ये है कि ये टोटली वन साइडेड प्रस्ताव था और इस पर हमने वो स्टेटमेंट देने के बाद हम अगर एब्सटेन कर लेते तो शायद बेहतर होता और वो हमारी एक ज्यादा मॉरलिस्टिक पोजीशन होती क्योंकि ये टोटली वन साइडेड था। इसमें जिस तरह की हरकतें हमास ने मुझे मीम साहब के पास जानी है, लेकिन इसको क्लैरिफाई मैं कर दूं। एक लिहाज से एक पर्दा डाल दूं। एक लाइन में बता दूं। एक लाइन में बता दूं। इस पर अगर कोई भी विशेषज्ञ इसका विश्लेषण करेगा प्रस्ताव का, तो वो ये देखेगा कि बातचीत बहुत हुई है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई है, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है कि जो रॉकेटबाजी हो रही है उसका भी जिक्र है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका जो हमास का बिल्कुल नजरअंदाज कर बिठा दिया है। उन खित्तों का इनका थोड़ा बहुत तजुर्बा है। हाँ बिल्कुल है। मीम साहब माफी चाहता हूं, मैं इंतजार कर रहा था कि बीजेपी के सांसद शायद राज्यसभा से फारिग हो लें तो आप तक पहुंच जाएं, पर फिर भी एक सुशांत का वर्जन है और एक काटजू साहब का है। काटजू साहब कह, आपने सुना ही, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आप लोगों की लाइन ली है जो अभी मांग कर रहे थे, या सचमुच इस मामले में सरकार इजराइल के खिलाफ गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सुषमा स्वराज जी ने खुद पार्लियामेंट में ये माना है कि हमने अपनी जो नीति है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि शायद वो उसी पॉलिसी पर चल रहे हैं जो हमारी सरकार के ज़माने में चलती थी। लेकिन मुझे ईमानदारी से ऐसा नहीं लगता।
एक तो विवेक काटजू साहब ने भी कुछ बातें कही हैं और तजर्बेकार आदमी हैं, उनकी बातों को भी जरा गहराई से समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि टेक्निकली जब विदेश नीति पर कहीं कोई रेजोल्यूशन होता है तो उस वक्त जो दूसरे मुल्क हमारे साथ होते हैं उनके साथ आदान प्रदान में कुछ लेना भी पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है। लेकिन इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते, इस किस्म के फैसलों में पॉलिटिकल डिसीजन सबसे जरूरी होता है जो लिया गया होगा, उसके बगैर ऐसा नहीं हो सकता। क्या है पॉलिटिकल डिसीजन? शुरू में एक सवाल उठाया था जी कि पॉलिटिकल डिसीजन ये है कि हम लोग इससे बाहर नहीं जा सकते। ब्रिक्स में जो अभी 4 देश तो ऑलरेडी उसमें शामिल थे हमारे, भारत ने अपने देश के अंदर लोकल पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि रेजोल्यूशन नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, और सुषमा जी को आगे रखा उसके अंदर। लेकिन पीछे जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ने उधर दस्तखत करवा दिए। तो ये दोहरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। यही नहीं, एक रेफरेंस के तौर पर, हालांकि उसका जिक्र मुझे नहीं करना चाहिए यहां पर, फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग को ले लीजिए। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना था जब हम फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग कर रहे थे और एक जवान का सर काटा गया था, तो उन्होंने कहा था कि एक के बदले में जब तक 10 सर नहीं काटेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे और न करने देंगे, और गलत और हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। आज कौन सी ऐसी तब्दीली हो गई? आज हमारे अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि उनकी सरकार के दौरान में 19 वायलेशंस हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, इसके लिए एक साजगार माहौल की जरूरत है। दूसरी जो अहम बात मैं आपकी डिबेट में देख रहा हूं, इससे पहले भी मैं एक डिबेट में था और उससे पहले भी एक डिबेट में था, मैं एक बात महसूस करता हूं जी कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, जैसे सुशांत सरीन साहब है, इससे पहले भी एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, 2-3 लोग और हैं, मैंने अमूमन देखा है कि इसराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर के जो उनका कहते हैं ना तान टूटती है, तो वो किसी हद तक पूरा इसराइल होने पर ही टूटती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हम ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं तो अपने देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का कितना ध्यान रखा जाता है, इस पर कभी उनका व्यू बहुत खुल करके नहीं आता। लेकिन इजराइल के ह्यूमन राइट्स की उनको बहुत चिंता है, लेकिन फलस्तीनियों के जो ह्यूमन राइट्स हैं जिसका उल्लंघन पिछले 1948 से बराबर हो रहा है और साजिश के तहत हो रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं होता। और ऐसा लगता है कि इजराइल बहुत मासूम है, उसके शहरियों पर बमबारी हो रही है, 1200 आप खुश हैं ना? छोड़े गए हैं। एक सवाल तो इस बात का हक है कि मीम साहब, काटजू साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं, गाजा पूछ लीजिए आप। की सिविलियन आबादियों के ऊपर बराबर मीम बमबारी, साहब, काटजू साहब आपसे सवाल करना मरे, चाहते हैं। उसमें औरतें मरे, मीम कोई साहब, बात नहीं है। काटजू उसको साहब डिफेंस एंकर हैं, करने का आपसे पूरा सवाल हक करना है। चाहते हैं। नहीं, प्लीज नहीं, सर, साहब, समझता हूं मीम साहब, ह्यूमन मुझे राइट्स थोड़ी देर के लिए के एक्सपर्ट point बनने of view दीजिए। अरे ना, पूछिए ना। मीम साहब आपसे एक बड़ा ह्यूमन राइट्स विनम्र के point सवाल of है। view से सुनिए हमें तो, अपने मीम नजरियों साहब। को बहुत साफ रखना चाहिए। मीम साहब, काटजू और साहब जहां सवाल जिसकी कर रहे हैं। गलती हो उसका जिक्र करना चाहिए। हाँ, मीम साहब आपसे एक बड़ा विनम्र सवाल है। कितने नहीं आ रही। अरब देशों ने जो हम सीमा पार से पाकिस्तान से आतंकवाद सह रहे ये हैं, पिछले शो में भी आपने उसका किया था। खंडन किया है। लगता है कि इस विवाद का हल इसी में है, इसी नहीं सवाल नहीं में। नहीं, ये सवाल का जवाब दें, क्योंकि अगर हमारा आज उनकी लाइन कलेजा चली गई, आपने ऐसा खतरनाक सवाल पूछा। मैं भी एक सवाल पूछ लूं? नहीं, अब उनकी लाइन चली गई है, तो जरा खतरनाक। मैं आपसे पूछता हूं, सुशांत, एक बात बताइएगा कि जो स्वपन दास गुप्ता का कोट में पढ़ रहा था उनके आर्टिकल का, हो सकता है तर्जुमा करने में गलत हो, कि एक लेफ्ट का या जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं उनका दबाव है और सरकार को इस दबाव में नहीं आना चाहिए। तो क्या इस नजरिए से आपको भी झटका लगा सरकार के फैसले को लेकर, और क्या आप एक एक्सपर्ट के नाते इस बात से अवगत नहीं थे कि सरकारें कूटनीति के मामले में लेन देन करती हैं? इस तीसरा एक और सवाल है कि क्या यह सारा भ्रम इसलिए नहीं फैला कि सुषमा स्वराज यहां कुछ कह रही थी, नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स में कुछ और साइन कर रहे थे और सरकार ह्यूमन राइट काउंसिल में कुछ और फैसला कर रही थी? नहीं, देखिए, जहां जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, जो ब्रिक्स में जो
डिक्लेरेशन हुई है उसमें किसी को भी किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो संतुलन रखा गया था, किसी एक को टारगेट नहीं किया गया था या किसी एक की वो नहीं की गई, पैरवी नहीं की गई थी। मेरे ख्याल एक बैलेंस था उसमें। वही चीज मेरा मानना यह है कि जो सुषमा जी ने यहां पर जो पोजीशन ली वो भी उसी तरह की थी कि अगर हम यहां पर इस तरह की बात करेंगे और जिस तरह का यहाँ पर माहौल होता है, हमारे को भी पता है किस तरह का माहौल होता है, उसमें यह होगा कि एक वन साइडेड डिबेट होता है और उसमें वो बेस्ट अवॉइडेड था। तो मेरे ख्याल उस लिहाज से वो वही पोजीशन थी जो आपकी ब्रिक्स में थी और वो वही पोजीशन है जो आपने अपनी स्टेटमेंट में जो जेनीवा में आपने स्टेटमेंट जारी की है उसमें भी वही पोजीशन आपने, वो एक कंसिस्टेंसी रही है। तो फिर आपको निराशा क्यों हुई? क्यों लगा कि सरकार ने वैसा फैसला नहीं लिया जो नया है? पिछले बार की 5 बार की गलतियों को सरकार ने इस बार दोहराया है। नहीं, वही मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि अगर ये एब्सटेन करते और जो बहुत सारे और देशों ने किया है, ब्रिटेन ने किया है एब्सटेन, फ्रांस ने किया है, जर्मनी ने किया है, जापान ने किया है और तमाम और 17 और देश हैं जिन्होंने एब्सटेन किया, तो हम भी उनकी गिनती में आ सकते थे और ये बांध सकते थे। और मैं एक और चीज आपसे अर्ज करूंगा, देखिए ये जो इतनी दुहाई दी जा रही है, और मैं मानता हूं कि बहुत एक लिहाज से गलत बात है कि इतने लोग हताहत हो रहे हैं वहां पर, लेकिन यही हमारे को सेंटिमेंट्स तब क्यों नहीं नजर आते कि जब आईसिस इराक में जाकर इस तरह का कत्लेआम करता है, तब हम ना तो भारत में ना तो ये लेफ्टिस्ट और सो कॉल्ड और सेक्युलरिस्ट हर किसी ने उसकी निंदा की, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। नहीं, ये सिर्फ ये जो हर किसी ने उसकी मजम्मत की, इजराइल आप जानते हैं इस बात को, आप इस बात को जानते हैं। और ये इस सवाल का ये हल नहीं हो सकता कि हम इजिप्ट की बात क्यों कर रहे हैं, हम आप कहीं बोस्निया हर्जेगोविना की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना रवीश जी? हम अभी इस बात मरोड़ आता है, मीम जी वापस आ गए, उनसे पूछ ले देश को लेकर के क्यों आता है? ठीक है मीम साहब, आपसे काटजू साहब, आपका ऑडियो लाइन चला गया था। काटजू साहब ये सवाल कर रहे थे कि जब भारत पर हमले होते हैं तो क्या अरब मुल्क आतंकी हमले, ऐसा थोड़ी कोई हमला कर लेगा, और अब तो बिल्कुल नहीं। जो आतंकी हमले होते हैं तो ये अरब मुल्क है जिनकी तरफदारी आप करना चाहते हैं, ये लोग कभी उन हमलों की निंदा नहीं करते हैं। करेक्ट? आप बता दें एक उदाहरण, मीम जी एक उदाहरण दे दें जब पाकिस्तान की निंदा की गई है अरब देशों से। देखिए काटजू साहब, मैं एक बात कहूं आपको कि पाकिस्तान जो कुछ करता है उसके बारे में हम पाकिस्तान के चैनल्स के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू पहले कर चुके हैं और इस इशू को मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन हमारे दरमियान में और दूसरे देशों के दरमियान में एक बुनियादी फर्क ये है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और उसका एक बड़ा रोल है दुनिया भर की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और हमने उसके अंदर अपने लिए एक जगह बनाई है। हमको जो एक सोवरिटी होनी चाहिए वो हमारी रहती है और उसे रखना चाहिए। इसलिए मैं तो यही समझता हूं, देखिए जब आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया तो मैं सोच रहा था कि मुझे आज क्या कहना है। मैं समझता हूं कि अगर देर आयत दुरुस्त आयत, जो कुछ किया है ठीक है। अभी सरीन साहब कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट में होता तो वो एकतरफा होता। मैं ये पूछता हूं कि एकतरफा क्यों? क्या सारे पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो एकतरफा बहस क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कहीं कोई गलती थी कि वो एकतरफा हो गए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग बायस्ड हैं। जी सुशांत साहब, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि अब तो कोई नहीं कहेगा कि सरकार ने जो फैसला लिया उस पर लेफ्ट का, सेकुलर वालों का कोई असर था। ये तो नहीं कहेगा ना। मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स और कंपल्शंस के दबाव, बिल्कुल, और क्या, लेफ्ट और उनके नहीं, सेकुलर के नहीं। जी सुशांत। देखिए रवीश जी, देखिए एक तो जैसे मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं वगैरह वगैरह, ये हम फलसफा बहुत सालों से सुनते आए हैं। एक हम दुनिया भर के चौधरी बनना छोड़ दें तो बेहतर होगा। हम अपने हितों का ख्याल रखें और वहां पर मैं काटजू साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे राष्ट्रीय हित कहां पर सर भारत को विश्व गुरु बनना है, कहां पर उनको हम प्रोटेक्ट गुरु को गुरु जैसी हरकत करनी चाहिए। ये तो इससे भी सेटिंग उससे भी सेटिंग। सुशांत साहब, ये चेले की चतुराई है, गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु का लक्षण है कि वो क्लास में सबको समान मानते हुए भी ऊंचे दर्जे से बोल दे, जो गलत है सो गलत है। जी
अरे याद नहीं तो फिर जो गलत है सो गलत है, तो फिर और तमाम जगहों के बारे में बोलिए ना। फिर आप तिब्बत के बारे में, कौन मना कर रहा है? चाइना में ये थोड़े फिलिस्तीन को लेकर बोलने वाले ने ये थोड़े ना कहा कि हिंदुस्तान को बाकी जगहों पे नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो हम आपसे अर्ज करते हैं जी, आप बलूचिस्तान का इशू क्यों नहीं रेस करते, जहां पर एक कत्लेआम कर रहे हैं पाकिस्तानी? सरकार क्यों नहीं रेस कर देती है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सरकार क्यों नहीं रेस कर देती है? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार क्यों नहीं रेस कर देती है? तो मानता हूं कि करनी चाहिए, अगर है ना। हम पे तो आप 1000 रोज ऐसे मुद्दों के साथ नाइंसाफी करता हूं जो नहीं उठाता हूं दुनिया भर में, तो आप ये सारे इश्यूज रेस करिए भाई। करना चाहिए ना, ये गुरु बनने वाला है ना, तो जो गुरु है वो गुरु की तरह बात करे। चेले की चतुराई से कब तक काम चलाएगा सर? पर ठीक है, एक फैसला आया है। देखिए, जब तक चेला बनने की जरूरत है तब तक चेला बनते रहिए, तब तक चेला नहीं, विश्व गुरु का ये तात्पर्य नहीं कि अपने हितों को भूल जाइए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपनी अपनी बात रखने के लिए। अच्छा है, ठीक है, बाद में अगर इसी तरह से आप सबका प्रयास रहा तो हम बलूचिस्तान पे भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किए हैं पहले भी। छोटे से ब्रेक के बाद मैंने टमाटर यानी टमटू को एक चिट्ठी लिखी है, वो मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं ब्रेक के बाद।